भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत रहा और इस तरह अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। आपको ज्ञात होगा कि जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में व्यापार करने हेतु आई थी, परंतु किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी एक विशाल साम्राज्य को खड़ा करने में समर्थ हो गई, हम इसका अध्ययन आज के इस शीर्षक में करेंगे कि किस प्रकार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना हुई और किस तरह अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को और विस्तार दिया और कालांतर में भारत के सर्वे सर्वा बन गए। जैसे मैंने बताया कि 1600 ईस्वी के आसपास यूरोप के लगभग कई महत्वपूर्ण देशों में भारत और एशिया के जो अन्य देश थे उनसे व्यापार करने की होड़ लग गई थी। इसलिए भारत में व्यापार करने के लिए जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सभी लालायित थे, क्योंकि प्राचीन काल से ही यूरोप का भारत से व्यापार होता था। परंतु मध्यकाल में जो व्यापार स्थल मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से, उन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार हो गया था और बाद में तुर्कों ने उन पर अधिकार करके यूरोप वासियों को जो है भारत आने नहीं दिया। इसलिए जो पुर्तगाली था वास्को डिगामा, उसने यूरोप से भारत के व्यापार के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढा और वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। इस तरह वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए व्यापार हेतु एक समुद्री मार्ग जो ढूंढा, तो वहां से फिर जो प्राचीन काल का व्यापार था, हम कह सकते हैं कि जिस तरह प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापार चलता था, पुनः ऐसा ही व्यापार वास्को डिगामा द्वारा नया समुद्री मार्ग खोजने से चल पड़ा। और इस व्यापार में पहले पुर्तगाली आगे रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां इस व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने हेतु प्रतिस्पर्धा करने लगी। इस प्रतिस्पर्धा में जो फ्रेंच कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के बीच अपने व्यापारिक प्रभाव बढ़ाने हेतु तथा अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु संघर्ष हुआ। और इसी संघर्ष के दौरान जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने भारत में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने, या हम कह सकते हैं कि व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस डुप्ले ने भारतीय शासकों के बीच मतभेदों का लाभ उठाकर अपना साम्राज्य भारत में जमाने का प्रयास किया, उसी डुप्ले की नीति को बाद में अंग्रेजों ने अपनाकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच प्रारंभ में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण क्या थे? जैसे मैंने अभी बताया कि ये दोनों कंपनियां भारत में अपना अधिक से अधिक व्यापार फैलाना चाहती थी, अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ कमाना चाहती थी। इस कारण दोनों में संघर्ष जब तब होता रहता था। दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण यह भी था कि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच शत्रुता प्राचीन काल से हम कह सकते हैं बनी या चली आ रही थी, और 17वीं 18वीं शताब्दी में यह शत्रुता और भी बढ़ गई थी। इसलिए जैसे ही यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होते, तो जहां जहां भी इन दोनों देशों की कंपनियां कार्य करती,
वहां भी इनमें आपसी युद्ध हो जाते थे। यही कारण रहा कि कर्नाटक में दोनों कंपनियों के बीच भी युद्ध हो गया, जिसे हम कर्नाटक का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। एक्चुअली हुआ यह कि यूरोप में उस समय जो ऑस्ट्रिया एक प्रमुख देश था, उसके उत्तराधिकारी को लेकर, उसकी गद्दी के प्रश्न को लेकर यूरोप में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। इस उत्तराधिकार युद्ध में फ्रांसीसी एक पक्ष की ओर थे, तो इंग्लैंड या अंग्रेज उसके विरुद्ध थे। इस तरह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण 1740 में जो युद्ध यूरोप में आरंभ हुआ, उस युद्ध के कारण भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध हो गया। और 1746 में जो युद्ध भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच हुआ, तो इस युद्ध में पहले जो वारनेट था फ्रेंच सेनापति, उसने अंग्रेजी सेना का जो वारनेट था सेनापति, उसने कुछ फ्रांसीसियों के जलपोत पकड़ लिए, जिसे जो डुप्ले उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने ला बोर्डोने जो कि पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर था, उससे सहायता मांगी। और ला बोर्डोने ने 3000 सैनिकों के साथ मद्रास को घेरा और मद्रास को जीत लिया, क्योंकि मद्रास में उस समय अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी थी। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मद्रास पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। तो मद्रास को अंग्रेजों से ला बोर्डोने ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था पांडिचेरी में, उसने जीत लिया। ला बोर्डोने ने एक चाल चली, उसने अंग्रेजों से धन लेकर मद्रास उनको लौटा दिया, परंतु डुप्ले ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उसने मद्रास को पुनः जीत लिया। इससे यह हुआ कि युद्ध आगे बढ़ गया। इस तरह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का प्रथम युद्ध चलता रहा। परंतु इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना यह घटित हुई कि जब उस समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, जब मद्रास में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां लड़ रही थी, तो क्योंकि मद्रास जो है अनवरुद्दीन के अधीन था, तो इसलिए अनवरुद्दीन ने दोनों कंपनियों को आदेश दिया कि वे मद्रास में युद्ध न करें, दोनों युद्ध बंद कर दें। अंग्रेज तो मान गए क्योंकि उनकी स्थिति कमजोर थी, परंतु फ्रांसीसी नहीं माने। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांस की सेना ने 230 फ्रांसीसी सैनिकों तथा 700 भारतीय सैनिकों के साथ जो अनवरुद्दीन नवाब था कर्नाटक का, उसकी जो 10,000 की सेना थी, उसको पराजित कर दिया। यह युद्ध सेंट टोमे नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसको सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध ने, जिसमें फ्रांसीसियों की एक छोटी सी सेना थी और अनवरुद्दीन के नवाब के उस तुलना में काफी विशाल सेना थी, वह पराजित हो गई। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत में जो भारतीय सेना है वह एक प्रकार से आधुनिक रूप से लड़ने के लिए कुशल नहीं है, और जबकि अंग्रेजी सेना आधुनिक रूप से एक प्रकार से व्यावसायिक सेना है, जो लड़ने के लिए हर तरह से आधुनिक हथियारों से लैस और आधुनिक दांव पेचों से युक्त है। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारतीय सेना की जो कमजोरी थी वह यूरोपियों के समक्ष स्पष्ट हो गई, और डुप्ले समझ गया कि भारतीय सेना कोई ज्यादा कुशल या हम कह सकते हैं योग्य सेना नहीं है। और शीघ्र ही जैसे ही यूरोप में युद्ध बंद हुआ, वहां एक्स-ला-शापेल की संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। तो ऐसे ही भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई, दोनों के बीच युद्ध बंद हो गया। फ्रांसीसियों ने मद्रास पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया, और इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। परंतु इस कर्नाटक युद्ध ने भारत में जो भारतीय शासक थे, नवाब थे, उनकी सेना की कमजोरी अंग्रेजों के समक्ष, या हम कह सकते हैं फ्रांसीसियों के समक्ष, उघाड़ कर रख दी। और इसका लाभ उठाने का बाद में डुप्ले ने बहुत बड़ा प्रयास किया, और डुप्ले ने एक नई रणनीति आगे भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए या फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित करने के लिए चली। और इसका परिणाम हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध।
क्योंकि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसमें भारतीय सेना की जो कमजोरी थी वह डुप्ले को पता चल गई थी। इसलिए डुप्ले चाहता था कि वह किसी तरह अपनी सेना को भारतीय जो शासक हैं उनके उनमें से एक पक्ष को सहायता हेतु दे, बाद में दूसरा पक्ष जब हार जाएगा तो बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहीं से डुप्ले ने कूटनीतिक प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इसी संदर्भ में मालेसन ने लिखा है कि महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, परस्पर द्वेष बढ़ गए, और जब बढ़ते हुए प्रभाव की आकांक्षाएं द्वार खटखटा रही थी तो उन्हें यूरोपीय शांति से क्या लेना देना था। और इस तरह भारतीय राजवंशों में हस्तक्षेप करने का मौका डुप्ले को शीघ्र ही हैदराबाद तथा कर्नाटक में मिल गया, क्योंकि उस समय जो हैदराबाद का नवाब निजाम था आसफ जाह, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना। परंतु नासिर जंग का जो भतीजा था मुजफ्फर जंग, वह स्वयं निजाम बनना चाहता था, हैदराबाद का शासक बनना चाहता था। और ठीक उसी तरह कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसका बहनोई भी जो चंदा साहब के नाम से प्रसिद्ध था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का बहनोई चंदा साहब भी नवाब बनना चाहता था। डुप्ले ने दोनों की महत्वाकांक्षा जगाई। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को समर्थन दिया और दोनों की सहायता की बात करके इस तरह उसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। डुप्ले ने शीघ्र ही नासिर जंग को पराजित किया और उसके स्थान पर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। इसी प्रकार शीघ्र ही डुप्ले ने अनवरुद्दीन को भी पराजित किया, वह मारा गया और उसकी जगह चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का मुगल प्रदेश का सुबेदार नियुक्त कर दिया, गवर्नर बनाया। और इस तरह मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को एक बहुत बड़ा क्षेत्र गवर्नर के रूप में गवर्नर नियुक्त करने हेतु दे दिया। अर्थात हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग का जो मुगल प्रदेश था वह दे दिया। इसी प्रकार उसे कुछ उत्तर के जिले भी मिले और मुजफ्फर जंग की रक्षा के लिए बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना हैदराबाद में रखी गई, जो कि बाद में सहायक सेना के लिए एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट बना। चंदा साहब भी कर्नाटक का नवाब बन गया और उसने भी जो है डुप्ले को काफी कुछ देकर, धन देकर के, कुछ राज्य का भाग देकर के खुश किया। इस तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ऐसा लगने लगा कि अब फ्रांसीसी अंग्रेजों पर वर्चस्व प्राप्त कर लेंगे। परंतु शीघ्र ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फ्रांसीसियों की जो विजय थी वो उसका प्रभाव कम होने लगा। हुआ यूं कि जो अनवरुद्दीन का पुत्र था कर्नाटक के पूर्व नवाब का मोहम्मद अली, उसने तिरुचिरापल्ली में अंग्रेजों के पास शरण ली हुई थी। फ्रांसीसी जो चन्ना साहब के साथ मिलकर भी वो तिरुचिरापल्ली के दुर्ग को नहीं जीत पाए थे, परंतु तिरुचिरापल्ली के दुर्ग पर निरंतर फ्रांसीसियों का दबाव बढ़ रहा था। अपने समर्थक मोहम्मद अली की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों में जो एक क्लाइव था, उसने एक रणनीति उसे सूझी। क्लाइव ने कहा कि अगर हमें मोहम्मद अली की रक्षा करनी है तिरुचिरापल्ली में, तो तिरुचिरापल्ली पर जो है जो फ्रांसीसी सेना का दबाव है वो कम करना पड़ेगा। क्लाइव ने एक चाल चली, उसने कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्काट, उस पर जो है अधिकार कर लिया। क्योंकि कर्नाटक के नवाब की सेना जो है तिरुचिरापल्ली में थी, इसलिए कम सेना माने 210 सैनिकों के द्वारा ही क्लाइव ने जो है अर्काट पर अधिकार कर लिया, कर्नाटक की राजधानी पर। अब फ्रांसीसियों और चन्ना साहब के पास अर्काट को पुनः जीतने का एकमात्र रास्ता था कि वो अर्काट की ओर अपनी सेना ले जाएं और तिरुचिरापल्ली पर अपनी सेना का दबाव कम करें। इस तरह चन्ना साहब ने तिरुचिरापल्ली में सेना कम की और अर्काट पर वापस विजय प्राप्त की और इस तरह जो है तिरुचिरापल्ली पर दबाव कम हो गया और एक तरह से मोहम्मद अली की रक्षा हो गई। बाद में जो है तिरुचिरापल्ली में फ्रांस की हार हुई और इस हार के कारण फ्रांस की सरकार ने जो है फ्रांस से डुप्ले को वापस बुला दिया और उसके बाद गोडेहू को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया।
इस प्रकार यद्यपि द्वितीय युद्ध एक तरह से बराबरी पर रहा, कर्नाटक पे हम कह सकते हैं कि बाद में तंजौर के राजा ने जो है चन्ना साहब की हत्या कर दी और इस तरह कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। परंतु हैदराबाद पर अब भी फ्रांसीसियों का प्रभाव बना रहा।